नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी इस YouTube क्लास के अंदर। पिछले कई दिनों से हम फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर जो लास्ट 6 पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हम यूनिट के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी बिना किसी प्रेशर के। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हमारे पीजी पार्ट के अंदर जो जो यूनिट थी हमने पूरी सब कंप्लीट कर ली है। उसमें हमारी एक यूनिट बाकी थी, वो हम आज की क्लास में देखेंगे, जो हमारी है बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब देखो, ये जो यूनिट है, जो ये बायो जियोग्राफी है, ये एक तरीके से इकोलॉजी का पार्ट है। तो मैंने हमारे इस 6 पेपर के अंदर इकोलॉजी, बायो जियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन तीनों टॉपिक को मैंने इकोलॉजी के अंदर मैंने इनको माना है। तो मतलब जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैं सब एक साथ लूंगा। तो कहने का मतलब पीजी पार्ट के साथ में हम इकोलॉजी के भी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम साथ में देखेंगे। सबसे अधिक क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, आप देखेंगे एक एक पेपर के अंदर 15-15, 20-20 क्वेश्चन आपको इकोलॉजी मतलब इन तीनों को मिला के देखने को मिलेंगे। अब दूसरी बात, एक बात और है, इस क्लास को उस समय देखना है जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो। आप क्योंकि अभी आप लोग रिवीजन कर रहे हो, जब आपके रिवीजन करने का मन नहीं हो, जब आपको डर लग रहा हो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, या मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो, उस समय आप इस क्लास को देखना। मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्लास को उस समय देखना है जब आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो, बाकी इस क्लास को नहीं देखना है। और मैं आपको क्लियरली मना कर रहा हूँ, जब रिवीजन करने का मूड नहीं हो उस टाइम आपको इस क्लास को देखना है। और क्लास को भी आप 1.8x के ऊपर या इसको 2x पे करके आप आराम से देख सकते हो। तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम लगाए। तो अब जो इस क्लास के अंदर जो हमारे अभी तक जो 2 पेपर हुए हैं, अभी तक जैसे हमारे बायोलॉजी के 6 पेपर हुए हैं, तो उन 6 पेपर में से जो एक आपके हमारा फर्स्ट वाला 2011 के अंदर हुआ था, उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो 2013 के अंदर हुआ था। तो इन दोनों पेपर के अंदर इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको मैं आपको इसके अंदर सोल्व कराऊंगा। अब उससे पहले थोड़ा आप देख लो एनालिसिस। अब आपके जैसे इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो एनवायरमेंट, हेल्थ और पॉल्यूशन, इस पार्ट से इन दोनों पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं। जो बाकी वाले क्वेश्चन है, जो बाकी वाले 4 पेपर वो भी अपन सोल्व करेंगे। उसके बाद आपके वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क से अभी तक आपको इन 2 पेपर में 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये आपके यहाँ बताएगा मेरे। एक नेशनल पार्क से आया है, एक बायो जियोग्राफी बायोस्फीयर रिजर्व से आया है, उसके साथ में हॉट स्पॉट इनसे संबंधित है। एक्वाटिक बायोलॉजी मतलब ये सक्सेशन से रिलेटिव इनको ऐड किया गया है। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जैसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा, जैसे इसमें पूछा है कि अपने डॉल्फिन के बारे में पूछा है। फिर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, यहाँ ये पूछा हुआ है। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, फूड चेन इन एक्वाटिक, मतलब वो इकोलॉजी जो एक्वाटिक सिस्टम से रिलेटिव है वहां से क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। फिर उसके बाद पूछा हुआ आपके इकोलॉजिकल फंडामेंटल, यहाँ से जैसे इकोटोन के बारे में पूछा है, प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा है, बायोमास के बारे में पूछा है और एनर्जी पिरामिड के बारे में। तो यहाँ से अभी तक टोटल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन आए आपके। उसके बाद सोइल से आपके एक क्वेश्चन आया है, इन्होंने सोइल टाइप एंड देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आगे मैं आपको सोल्व कराऊंगा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज एंड एंडेमिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि एंडेमिक प्लांट स्पीसीज कौन कौन सी है, उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है। उसके बाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के अंदर भी आपके एयर से क्वेश्चन आया है। तो जो एयर से आपके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था गैसियस पॉल्यूटेंट कौन सा होता है, दूसरा इन्होंने पूछा है ये नॉइज स्टैंडर्ड के बारे में पूछा है, इसको अपन आगे देखेंगे। फिर आपके ये पूछा हुआ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें मटेरियल और अपने जियो जो अपन पढ़ते हैं ना, बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, वहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इस प्रकार से ये आपके जो 27 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये लास्ट के जो 2 पेपर 2011 उसके अलावा 2013 के अंदर जो हुए थे ये क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं, अपन उनको सोल्व करेंगे। तो ये आपके था एक एनालिसिस। अब अपन आगे चलते हैं, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप और इसको आप सोल्व करो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द डिजीज कॉज बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो मीनामाटा डिजीज होती है ये भी किसी एक केमिकल के द्वारा होती है, जो आप इटाई इटाई है ये भी किसी केमिकल के द्वारा होती है, और जो सिकल सेल एनीमिया, अब देखो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि हमें पता है ये एक प्रकार कैसी है, ये एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है।
ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। ये तो आपने सबने इसको अलग कर लिया होगा आराम से। अब देखो दूसरी बची है हमारे पास मिथेमोग्लोबिनिया। इसको समझने के लिए आगे चलो। अब देखो यहां से एक डिजीज हमारे पास आई है मिथेमोग्लोबिनिया, ग्लोबिनेमिया। अब आप इस डिजीज को समझो, तब आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। मिथेमोग्लोबिनिया में क्या होता है, इस डिजीज का दूसरा नाम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या नाम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस डिजीज का दूसरा नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखो इसको हम ब्लू क्यों बोलते हैं, बेबी क्यों बोलती है? देखो इसको बेबी का मतलब होता है छोटा बच्चा। तो ये जो डिजीज होती है ये छोटे बच्चों के अंदर होती है। इन छोटे बच्चों के अंदर इनकी जो स्किन का कलर है, इनकी स्किन का कलर है, इनके लिप्स का कलर है, और इनके जो नाखून होते हैं, इनके जो नेल्स होते हैं, इनका जो स्किन, लिप्स और जो नेल्स है, इनका जो आपके कलर हो जाता है वो हो जाता है ब्लू कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू कलर। क्यों होता है? कि ब्लू कलर होने का कारण है इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो टिश्यू पाया जा रहा है, यहाँ पर जो सेल पाई जा रही है, स्किन की सेल है, लिप्स की सेल है, उसके अलावा जो आपके नेल्स की सेल है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस वजह से इनका कलर हो जाता है ब्लू कलर का। अब आप देखो ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है। अब जैसे ये कोई खेत है हमारा, ये कोई खेत है। अब खेत के अंदर ये जैसे कोई फसल है, तो यहाँ से कोई किसान इसमें क्या डालेगा? यूरिया डालेगा। मतलब इसके अंदर किसी न किसी प्रकार का फर्टिलाइजर डाला जाता है, इसमें किसी न किसी प्रकार का उर्वरक को डाला जाता है। जब किसान अपने खेत के अंदर उर्वरक को डालता है, अब अगर वो उर्वरक ज्यादा मात्रा में डालता है तो आपको पता है ये जो फर्टिलाइजर होता है, जो उर्वरक होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। भाई खाद में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो इस खाद के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। अब अगर एक लिमिट से ऊपर अगर किसी खेत के अंदर आप अगर नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर को यूज ज्यादा करोगे, तो धीरे धीरे ये जो नाइट्रोजन यहाँ खाद के रूप में आया था, जब ऊपर से बारिश होगी, जब पानी आएगा, तो ये जो नाइट्रोजन है ये लीचिंग के द्वारा यहाँ से ये नीचे आ जाएगा आपके ग्राउंड वाटर के अंदर। जो आपका भूजल है ये इसके अंदर धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा? ग्राउंड वाटर के अंदर। अब जब ये नाइट्रोजन ग्राउंड वाटर के अंदर आएगा, तो इस ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? इसकी अमाउंट यहाँ ज्यादा हो जाएगी। फिर जब ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा होगी, जब ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा होगी, फिर यहाँ से यही ग्राउंड वाटर फिर वापस बाहर आएगा, वेल के द्वारा बाहर आएगा या हेडपंप के द्वारा यही पानी वापस बाहर आएगा। जब ये वाटर वापस बाहर आ जाता है, जब ये वाटर यहाँ से कुएं के द्वारा या हेडपंप द्वारा बाहर आता है, अब आपको पता है कि इस पानी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, और नाइट्रोजन के अंदर भी NO3 की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाती है। अब उसके बाद अब इस पानी को अगर छोटा बेबी पीता है, जो छोटा बच्चा होता है, अगर इस पानी को ये पी रहा है, तो ये जो NO3 माइनस है ये आपके इस बेबी के अंदर आ जाएगा, इस बेबी के स्टोमक में आ जाएगा। जब ये NO3 बेबी के स्टोमक में आता है इस पानी के थ्रू, तो ये जो NO3 माइनस होता है ये आपके कन्वर्ट हो जाता है NO2 के अंदर। तो नाइट्राइट यहाँ ज्यादा था, फिर ये ग्राउंड वाटर के रूप में, फिर ये जब बच्चे ने इस पानी को पिया तो इसके पेट के अंदर आ गया, इसके स्टोमक में आ गया, यहाँ से ये NO3 माइनस जो है ये NO2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है। अब इसका मतलब ये NO2 जो है ये ब्लड के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, ब्लड में इसकी मात्रा ज्यादा हुई। अब आपको पता है एक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर आपके होता है, इसके सेंटर के अंदर पाया जाता है Fe+2। जब हीमोग्लोबिन का सेंटर का जो आयरन है वो Fe+2 के रूप में होता है, तो इसके साथ में ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही NO2-2 आता है, जैसे ही ब्लड के अंदर NO2 माइनस की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये जो NO2-2 है ये Fe+2 को कन्वर्ट कर देता है आपके Fe+3 के अंदर। किसमें कन्वर्ट करता है? Fe+3 के अंदर। तो वो हीमोग्लोबिन जब इसके साथ में आयरन+2 के रूप में था, अब इसके साथ में आयरन आपके रह जाता है Fe+3 के रूप में, क्योंकि NO2-2 की प्रेजेंस के कारण। तो यहाँ पर इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करने की कैपेसिटी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता है, तो इसकी ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना, मतलब अलग अलग टिश्यू तक, अलग अलग सेल तक लेके जाना होता है। अब लेकिन जब इस हीमोग्लोबिन का आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी ज्यादा नहीं कर पाता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यहाँ पर जो ये स्किन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। तो इसका मतलब अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा था कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब रासायनिक उर्वरक के कारण, तो आप जैसे यूरिया काम में लो या डीएपी है, कुछ भी हम खाद काम में लेते हो वो एक प्रकार के केमिकल अपने फर्टिलाइजर होते हैं, उनके अंदर नाइट्राइट पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके मिथेमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर। मीनामाटा जो होता है इसकी ट्रिक मैं हमेशा बताता हूँ। एम का मतलब मीनामाटा, एम का मतलब मरकरी। तो ये आपके जब मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये रोग होता है। और जो इटाई इटाई होता है वो आपके होता है कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये डिजीज होती है। अब देखो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि मिथेमोग्लोबिलिन जो ये जो डिजीज है, मिथेमो जो सॉरी मिथेमोग्लोबिनेमिया जो आपकी डिजीज होती है, ये बच्चों में ही क्यों होती है? इसका कारण ये है कि बच्चों का जो स्टोमक होता है उसके अंदर जो उसका एसिडिक मीडियम होता है वो ज्यादा एसिडिक मीडियम नहीं होता, लो होता है। मतलब वहाँ की पीएच है वो 5 से 6 के आसपास होती है। जब वहाँ का एसिडिक मीडियम लो होता है मतलब एडल्ट की तुलना में, तो जो NO3 जो जो आपके NO2 माइनस बन रहा था वो वहाँ ज्यादा मात्रा में बनता है। जब NO2 ज्यादा बनेगा तो वो Fe प्लस को Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट आराम से कर देता है, इसलिए बच्चों में ज्यादा होता है, एडल्ट के अंदर ये कम होता है। अब इसको आप देखो यहाँ जो ये बना ना, जब हीमोग्लोबिन के साथ में Fe+2 है तब इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के साथ में Fe+3 है तो इसको हम बोलेंगे आपके मिथेमो हीमोग्लोबिन। आया समझ में? तो ये आपका मिथेमो हीमोग्लोबिन है, ये आपका हीमोग्लोबिन है। तो मिथेमो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। इसकी ट्रिक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके आगे और आएगा। वहीं पूछा हुआ कि मीनामाटा डिजीज किस केमिकल के कारण होता है, और जो तो ये तो आपके केमिकल के कारण, तो एम से मीनामाटा, एम से मरकरी अपन उसको बोलते हैं, इसका प्रोनाउंस करते हैं तो मरकरी, मतलब वो एम से शुरू होती है। उसके बाद में इटाई इटाई कैडमियम के कारण, और मिथेमोग्लोबिनियम जो है ये आपके नाइट्राइट या नाइट्रेट के कारण होता है, केमिकल फर्टिलाइजर है। अच्छा क्वेश्चन था। मैक्सिमम बच्चे यहाँ इनमें कंफ्यूज होते हैं, मीनामाटा, इटाई इटाई और मिथेमोग्लोबिलिन। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर है, ये आपके नॉर्मल एलिमेंट के द्वारा होते हैं, मरकरी और कैडमियम के कारण। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। चूज द इनकरेक्ट पेयर, गलत कथन का आपको चयन करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है कि जो एक सींग वाला जो गैंडा है, जो राइनोसिरोस है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब ये गलत है, हमें सॉरी ये सही है, हमें गलत को चयन करना है। एलिफेंट जो होता है वो पेरियाल नेशनल पार्क, ये भी गलत है, ये बात भी सही है। लोयन जो होता है, क्या सरिस्का नेशनल पार्क के अंदर लोयन पाया जाता है या टाइगर पाए जाते हैं? ये अपने राजस्थान वाला, तो आपको पता है कि सरिस्का के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पर टाइगर पाया जाता है, यहाँ पर टाइगर पाया जाता है। और लेकिन तो लोयन कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है लोयन जो है वो आपके गिर गुजरात के अंदर, जो गिर नेशनल पार्क है ये आपके गुजरात के अंदर है, वहां पर लोयन पाया जाता है। और उत्तराखंड है मस्क डियर, मतलब जो कस्तूरी हिरण होता है वो कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर। आपके इन्फो नॉलेज के लिए बता देता हूँ, केदारनाथ सॉरी उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी आपके मस्क डियर है। और भी आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मस्क डियर जो होता है इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, मतलब उसकी वजह से इसमें ये हिरण जो होता है सुगंधित होता है, मतलब इससे इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। और भी आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो मस्क डियर होता है वो एक मेल डियर होता है, न कि फीमेल डियर होता है। इसका मतलब जो मेल डियर होता है वो मेल डियर से अच्छी स्मेल आती है फीमेल की तुलना में। तो क्या क्या है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? मस्क डियर। मस्क डियर एक सुगंधित हिरण होता है, उसके अंदर ग्लैंड, मुझे अब जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, और ये एक मेल डियर होता है, न कि फीमेल डियर होता है। तो आया समझ में? इसका हो जाएगा लॉयन, क्योंकि हमें गलत पूछा था तो गलत ये है। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया? ये मैंने कहा था एक्वाटिक इकोलॉजी, तो ये आपकी एक्वाटिक इकोलॉजी है। तो आप सबको पता है, इसका हो जाएगा आपके ये गंगाई रिवर डॉल्फिन। अब आपको पता है कि डॉल्फिन हम इसको फिश मानते हैं, लेकिन ये फिश नहीं है, ये एक स्तनधारी है, मैमल्स के अंदर आती है, क्योंकि ये श्वसन पानी के नीचे नहीं करती है, पानी के ऊपर आके करती है। तो इसलिए मैमल्स की तरह ये भी पानी की सरफेस के ऊपर ये अपना श्वसन करती है। और डॉल्फिन जो होती है, ये जो
जो गंगाई रिवर डॉल्फिन है ये समुद्र के अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम डॉल्फिन जो होती है वो आपके सी यानी समुद्र में पाई जाती है, लेकिन जो डॉल्फिन जो रिवर की डॉल्फिन है गंगाई, ये एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती है। दूसरी और बात आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो डॉल्फिन होती है मैक्सिमम ये जो डॉल्फिन आंखों से अंधी होती है, यानी कि आंखें बिल्कुल छोटी होती है, तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे इनकी ये आंखों से अंधी है, बाकी इनकी आंखें बिल्कुल छोटी होती है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। ये आपके एनिमल टेक्सोनोमी के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप इसको आपके इकोलॉजी के साथ में भी, तो अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको सोल्व। अगर आपने इकोलॉजी के अंदर इंटरेक्शन को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर पाओगे। इसने पूछा द रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड पायलट पायलट फिश। जिसको आता हो सोल्व कर दो, नहीं आता उसको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ये कोई हमारी फिश है, ये जैसे कोई एक फिश है, कोई भी, अब ये जो फिश है ये आपकी होती है शार्क फिश होती है। ये कौन सी फिश है? शार्क है। ये हमारी शार्क फिश है। अब ये शार्क फिश जो होती है, इस शार्क फिश के चारों ओर, इस शार्क फिश के चारों ओर, इस शार्क फिश के चारों ओर यहाँ पर कुछ मछलियां और इसके चारों ओर ऐसे घूमती रहती है, कुछ मछलियां इसके आगे पीछे ऐसे घूमती रहती है। इन मछलियों को हम बोलेंगे पाइलोट फिश। इनको हम क्या क्या बोलेंगे? पाइलोट फिश। पाइलोट फिश। इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है वो आपके होता है नेक्रोटस। नेक्रोटस ये लिखा हुआ ना, नेक्रोटस डोक्यूटस। डोक्यूटस ये इसका जीनस हो जाएगा, नेक्रोटस और डोक्यूटस। अब देखो सारक फिश और इस पायलोट फिश का रिलेशनशिप क्या कहलाता है। जब ये सारक फिश यहाँ से पानी में आगे की ओर चलती है तो सारक फिश बड़ी होती है, पायलट फिश जो होती है छोटी होती है। तो ये जब भोजन के टुकड़े होते हैं, ये जो बड़ा बड़ा भोजन होता है वो तो सारक फिश खा जाती है, लेकिन पीछे जो छोटा भोजन बचता है, जो जो भोजन के टुकड़े बचते हैं अपशिष्ट भोजन के रूप में, मतलब जो सारक फिश जिसको यूज नहीं करती है, उन टुकड़ों को ये पायलट फिश खाती है अपने पोषण के लिए। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इस सारक फिश को तो न तो कोई घाटा हो रहा है, न इसको लॉस हो रहा है, न इसको कोई फायदा हो रहा है, इसको मतलब इसको कुछ भी नहीं, कहने का मतलब इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसका मतलब सारक फिश का जो रिलेशनशिप होगा ये तो आपके होगा जीरो वाला, मतलब इसको लॉस और प्रॉफिट कुछ नहीं है। लेकिन पायलोट फिश को क्या मिलता है? ये जो पायलोट फिश है, जो आपके नेक्रोटस फिश है, इसको इसके पीछे बचा हुआ भोजन मिलता है। इस सारक फिश जो होती है डेंजर होती है, इसलिए ये इसके आसपास चलती रहती है, तो इसका जो शिकारी होता है तो वो इसके ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि ये इसके आसपास चलती है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन भी मिलता है, उसको भोजन भी मिलता है। इसका मतलब पायलट फिश को क्या होता है यहाँ पर फायदा होता है। तो अगर एक स्पीसीज को इसमें कुछ भी नहीं हो रहा हो, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, दूसरी को अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप हम बोलते हैं कॉमनसेलिज्म। क्या बोलेंगे उसको हम? उसको हम बोलेंगे कॉमनसेलिज्म। अब आप मुझे एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताओगे सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म में डिफरेंट क्या है। मुझे ये नहीं बताना, इसके एग्जाम्पल आप सबको पता है, मुझे बताओगे सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म में डिफरेंट क्या होता है। आया समझ में? बाकी आपको सब पता है, इसकी ये आप रट रखे मैं ये मानता हूँ, लेकिन अगर आपने इसको समझा अच्छे से तो आप मुझे बताओ सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म में एग्जाम्पल क्या, कमेंट बॉक्स के अंदर। अब देखो, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस नेक्रोटस जो डोक्यूटस होती है, इस फिश को पायलट फिश क्यों बोलते हैं? तो पायलट फिश इसलिए बोलते हैं, जब समुद्र के अंदर जब सारक फिश ऐसे आगे चल रही होती है तो उसके ऊपर ये भी ऐसे मछलियां ऐसे ऊपर घूमती रहती है। तब जो समुद्र में जो नाविक होते थे, तो नाविक ऐसे देखते थे, तब उन्हें पता नहीं था भाई इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। तो नाविक ऐसे देखते थे कि ये जो पायलट फिश है, ये जो नेक्रोटस फिश है, ये इसको आगे चल के मार्ग बता रही है कि आपको इधर चलना है। तो ये जो नेक्रोटस का मतलब होता है नेविगेटर, मतलब मार्गदर्शक, मार्ग बताने वाला। आया समझ में? तो इसलिए इसका नाम पड़ा है नेक्रोटस। तो ये इसको मार्ग नहीं बताती है, मतलब जब जब इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इनके बीच में रिलेशनशिप है ये कॉमनसेलिज्म वाली, तो इसलिए उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जो फिश होती है, जो नेक्रोटस डेक्यूटस है, ये इसके लिए एज ए पायलट की तरह काम कर रही है, इसलिए इसको लोकल नेम में हम इसको पायलट फिश बोलते हैं। तो आया समझ में कॉमनसेलिज्म? इसके एग्जाम्पल, इनके बीच में डिफरेंट क्या है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये वापस आ गया, देखो द कोज ऑफ मीना माटा डिजीज। अभी मैंने आपको पीछे बताया था एम का मतलब मीना माटा, एम का मतलब होता है मरकरी। तो आप सबको पता है कि ये आपके, देखो यहाँ ये दे रखा है डेफिशिएंसी ऑफ मरकरी। आप इसको अलग कर दोगे, इसको आप अलग कर दोगे, अब आपके पास दो है कि मरकरी की कमी से होगा ये रोग या मरकरी की
कंसंट्रेशन ज्यादा होने से, तो आपको पता है कि जब मरकरी की मात्रा ज्यादा होगी तब ही होगा, लेकिन इसको रटो मत, मैं अभी से कह रहा हूँ, इसको समझो। अब ये जो मीनामाटा है, ये आपके, मेरे जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये जापान की एक सिटी है, या आपके जर्मनी की है, मे बी जापान की, शायद ये एक जापान की सिटी है ना। मीनामाटा कोई डिजीज नहीं थी, एक जापान की सिटी का नाम है। अब क्या था, इस मीनामाटा के अंदर, इस डिजीज के, इस मीनामाटा सिटी के अंदर एक केमिकल की फैक्ट्री थी। क्या थी? मीनामाटा के अंदर एक केमिकल फैक्ट्री थी। इसके अंदर केमिकल फैक्ट्री थी। इस केमिकल फैक्ट्री में से दूषित पानी बाहर आता था, जो आपके गंदा पानी था, जो गंदा पानी था, जो पोल्यूटेंट वाटर था, वो बाहर आता था। ये पानी जाके आपके किसी जैसे आपका ये कुछ समुद्र है, ये सी है, या कोई रिवर है, मतलब ये आके आपके इसके अंदर मिल गया। अब जब ये पानी था, ये केमिकल की फैक्ट्री थी, इसके अंदर आपके मरकरी की मात्रा ज्यादा थी। इस पानी के अंदर क्या थी? इस पानी के अंदर मरकरी की मात्रा ज्यादा थी, मेरे हिसाब से एसिटाइल मरकरी था, कुछ ऐसा कुछ कर गया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर मिथाइल मरकरी है ना, इसका नाम है। इस पानी के अंदर मिथाइल मरकरी की मात्रा क्या थी? ज्यादा थी, मिथाइल मरकरी। इस पानी के अंदर मिथाइल मरकरी की मात्रा ज्यादा थी। अब जब ये पानी यहाँ से, इसका मतलब इसके अंदर मिथाइल मरकरी की मात्रा ज्यादा हो गई। अब हमें पता है कि समुद्र के अंदर फिश पाई जाती है, मछलियां पाई जाती है, तो ये मछलियां इन पानी के अंदर रह रही थी। धीरे धीरे इन फिश के अंदर इस मरकरी की मात्रा बढ़ती गई। जब धीरे धीरे फिश के अंदर मरकरी की मात्रा बढ़ती गई, तो यहाँ बाहर बैठा था ह्यूमन। ह्यूमन का काम क्या होता है? ह्यूमन का काम होता है फिश को खाना। जब ह्यूमन फिश को खाएगा, फिश ने मरकरी को खाया है, इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये आपकी मरकरी आ गई ह्यूमन के अंदर। तो जब ह्यूमन के अंदर आ गई, तो वहां के जो लोग रहते थे मीनामाटा शहर के अंदर, उनके अंदर मरकरी की मात्रा ज्यादा होने से डिजीज हो गई, इसलिए उस डिजीज का नाम दे दिया मीनामाटा डिजीज। आया समझ में? तो ये इसका ऐसे होगा, इसका हो जाएगा आपके एक्सेस ऑफ मरकरी। अब आपको पता है कि एक्सेस ऑफ कैडमियम के कारण, हमने अभी पढ़ा था, इटाई इटाई रोग होता है। अब इटाई इटाई क्या, वो अपन जब आगे क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर इन कोल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जिसको आता है सोल्व करो, नहीं आता उसको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ एक फर्स्ट शब्द आ रहा है नीच, ये ध्यान रखना, नीच नहीं है। एक नीच होता है ना, वो नीच की नहीं, ये नीच से। अब देखो इसका मतलब सोचो आप, नीच का मतलब क्या है। आप इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो जॉब। नीच का मतलब है, मैं ले सकता हूँ जॉब, या मैं कह सकता हूँ इसको मतलब रोल। अब इसको आप समझो अच्छे से, मैं बताता हूँ। अब देखो निश का मतलब होता है एक इकोसिस्टम के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर जैसे कोई रह रहा है, आपके ऑर्गेनिज्म रह रहा है, एक इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, एक इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का मुख्य रोल क्या है? उस ऑर्गेनिज्म का मुख्य रोल क्या है, और वो ऑर्गेनिज्म किस एरिया में रह रहा है। मतलब वापिस समझो, एक पूरे इकोसिस्टम के जैसे ये आपको जो बोर्ड दिख रहा है, पूरा इकोसिस्टम है। अब इस इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पर जैसे एक कोई आपके ये रेबिट है, ये कोई खरगोश है, ये पूरा इकोसिस्टम है। उस पूरे या आप इसको मान लो ये पूरा एक इकोसिस्टम है, बाहर वाली व्हाइट वाली दीवार। अब इसके अंदर ये कोई रेबिट है, ये स्पेशल केवल इस एरिया में रह रहा है। इसका मतलब इस रेबिट का ये तो निश हो गया। अब ये रेबिस यहाँ रेबिट का मुख्य काम क्या होता है? रेबिट का मुख्य काम होता है हर्बीवोरी करना, मतलब वो जो आपके छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको वो खाने का काम करेगा, तो ये इसका मुख्य जॉब है, इसको बोलेंगे निश। तो एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया, उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो अपना स्पेसिफिक क्या रोल प्ले कर रहा है, उसका फंक्शनल रोल क्या है या उसकी जॉब क्या है, उसको हम बोलेंगे निश। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निश आपको समझ में आ गया हो गया। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हनी बी है, हनी बी क्या होती है? हनी बी का निश क्या है? हनी बी का निश होता है एक फ्लोर होगा, एक पूरा इकोसिस्टम है, उसके अंदर वो फ्लोर के ऊपर जाके बैठेगी। उसका काम क्या, उसका जॉब क्या, उसका रोल क्या? उसका रोल होता है पॉलिनेशन करना, तो ये इसका निश हो गया। जैसे एस्केरिस है, एस्केरिस का काम क्या होता है? सोइल को मिक्स, मतलब सोइल की मिक्सिंग करना। इस प्रकार से हर किसी का अपना अपना निश होता है, उसका जॉब होता है, उसको बोलेंगे निश। अब इको टाइप क्या, देखो आप, इको टाइप का मतलब होता है सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज मतलब एक ही जाति और डिफरेंट एरिया, डिफरेंट एरिया।
अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली के दो सगे भाई है, या दो रियल ब्रदर या दो रियल सिस्टर है। अब अगर उनमें से एक भाई है वो तो उदयपुर आके बैठ गया, दूसरा भाई था वो आपके अमेरिका जाके वहां जाके पढ़ने लग गया। तो इसका मतलब दोनों की स्पीसीज एक है, लेकिन वो दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में जाके रहने लगे हैं। तो दोनों के ऊपर अलग अलग एनवायरनमेंट के कारण वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्शन होना। तो इको टाइप का मतलब इकोलॉजी के कारण, एनवायरनमेंट के कारण अलग अलग टाइप का दिखना, लेकिन स्पीसीज पीछे सेम है, उसको बोलेंगे इको टाइप। तो क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा हमारे को यहाँ पर। दूसरा आता इकोटोन। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर आता इकोटोन। अब इकोटोन का मैं आपको सिंपल में मतलब बताता हूं। मीटिंग ऑफ मीटिंग ऑफ टू इकोसिस्टम मीटिंग ऑफ टू इकोसिस्टम मीटिंग ऑफ टू इकोसिस्टम। इसको मैं आराम से समझा दूं। जैसे आपका एक ये इकोसिस्टम है, ये आपका हो जाएगा ग्रास लैंड। ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारी आपके ग्रास लैंड है, ये एक घास का मैदान है। और यहाँ एक दूसरा इकोसिस्टम और है, ये आपके हो जाएगा कोई फॉरेस्ट है। ये क्या है, कोई जंगल है, ये फॉरेस्ट है। अब यहाँ पर जो आपके प्लांट पाए जा रहे हैं इस ग्रासलैंड के अंदर, यहाँ पर जैसे घास ए पाई जा रही है, बी पाई जा रही है, सी पाई जा रही है, इसके अलावा डी पाई जा रही है, ई पाई जा रही है, एफ है, जी है, एच है, आई है। जब बात आती है फॉरेस्ट की, तो यहाँ पर आपके जैसे ये एक कोई प्लांट है, 2 नंबर प्लांट है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। अब सर इकोटोन क्या होगा, देखो मैं ये बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ। इकोटोन का मतलब इन दोनों के बीच का ये रीजन, मैंने कहा ना मीटिंग ऑफ टू इकोसिस्टम या ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, मतलब जहां पर दो इकोसिस्टम आपस में आके आपस में मतलब ज्वाइंट हो रही है, उसको बोलेंगे इकोटोन। तो ये जो बना है ना, जो आपके ये व्हाइट वाला, जो ये यहाँ पर बीच में बन रहा है, ये जो येलो वाला, ये आपके हो जाएगा इकोटोन। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे इकोटोन। ये आपका हो जाएगा इकोटोन, ये इकोटोन है। अब देखो आप, इस इकोटोन के अंदर ग्रास की भी स्पीसीज पाई जा रही है 3 प्रकार की। अब देखो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी मतलब यहाँ पर सभी सभी घास पाई जा रही, ग्रास पाई जा रही है। लेकिन इकोटोन के अंदर ग्रास भी है, ग्रास के साथ में बड़े बड़े पेड़, मतलब जंगल भी, यहाँ बड़े बड़े पेड़ भी है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इकोटोन के अंदर बायोडाइवर्सिटी जो होती है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हाई होती है। क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज पाई जा रही है, तो बायोडाइवर्सिटी हाई हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है एडेज लाइन। इसको समझ देखो, रटो बिल्कुल मत। एडेज लाइन का मतलब होता है, ये जो इकोटोन है ना, जो मैंने ये बनाया येलो वाला, इसकी जो बाउंड्री, अब इसकी बाउंड्री कौन, यही वाली होगी। तो एक इकोटोन की जो बाउंड्री होती है, अब इसके अंदर वाला इकोटोन है, इस इकोटोन की बाउंड्री को बोलेंगे एडेज लाइन। आया समझ में। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि वह क्षेत्र जहां दो परितंत्र एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, तो ये क्षेत्र कहलाएगा इकोटोन कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके इकोटोन। एडेड लाइन, इकोटोन की बाउंड्री एडेड लाइन कहलाती है। इकोटाइप सेम स्पीसीज जब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाकर ग्रो करती है, उसको हम बोलेंगे इकोटाइप। निश का मतलब ऐसा एक स्पेसिफिक एरिया इकोसिस्टम में जहां कोई ऑर्गेनिज्म अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करता हो। जैसे इसको मैं और समझाता हूँ। जैसे आप जैसे आप जयपुर में रहते हो, जयपुर के अंदर जैसे आप रहते हो वैशाली नगर में। अब उस वैशाली नगर के अंदर आपका रूम कहाँ पे है, वो रूम जो होगा वो आपका निश होगा। आपका इकोसिस्टम क्या है, वो आपका पूरा वैशाली नगर है। उस रूम के अंदर आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपका फंक्शनल रोल है, मतलब आपका क्रियात्मक जॉब है आपका वो। तो आया समझ में। निश का मतलब ये सब आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैसें कौन सी है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा तो आप सोल्व कर दोगे। ग्रीन हाउस से संबंधित इंपॉर्टेंट गैसें कौन सी है, तो ये तो है नहीं, सीधी सी बात है। ये भी नहीं है, अभी कार्बन भी नहीं है, पीछे ऑप्शन एक ही बता हमारे पास ये है। देखो यहाँ से इसको थोड़ा और बताता हूँ, इन गैसों का परसेंटेज बताता हूँ। CO2, उसके बाद है मीथेन, मीथेन के बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भाई क्या हो रहा है, CO2 सबसे ज्यादा होती है CO2, उसके बाद में आपकी हो जाएगी मीथेन CH4, मीथेन के बाद हो जाएगी
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद हो जाएगी आपके नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद हो जाएगी आपके नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो ये आपकी होती है लगभग 60% के आसपास, ये आपकी होती है 20% के आसपास, ये होती है 40%, ये होती है 6%, ये होती है 6%, ये है 6%। अब इसके अलावा एक इसमें और होती है जिसको हम जल वाष्प बोलते हैं, वाटर वेपर, किसको क्या बोलते हैं हम, वाटर वेपर, या हम जिसको जल वाष्प बोलते हैं, वाटर वेपर या जल वाष्प। अब देखो, अब आपको कोई ऐसे पूछे कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, तो आपका जाएगा CO2। कोई आपको क्वेश्चन पूछे ग्रीन हाउस गैसों के अंदर सबसे पावरफुल गैस कौन सी है, मतलब जो कम मात्रा में होकर भी ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, कम अमाउंट के अंदर होते हुए भी ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताती है, तो वो आपकी हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब कोई आपको पूछे कि सबसे अधिक पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपकी वो हो जाएगी वाटर वेपर, जल वाष्प के रूप में। तो वाटर वेपर होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन ये ज्यादा पोटेंशियल नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट CO2 गैस, सबसे पावरफुल मतलब कम होते हुए भी इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, तो जो जल वाष्प होता है, जो वाटर वेपर होता है, वो आपके सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखो एक और बताता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप आप ये इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। होता क्या ये होता है कि जब एनवायरनमेंट के चारों ओर जब ये गैस है ना, CO2 है, N2 है, क्लोरोफ्लोरो, अगर इनकी एनवायरनमेंट के अंदर इनकी अगर परसेंटेज ज्यादा हो जाए, इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाए, तो जो सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे आई थी अर्थ के ऊपर, वो किरणें वापस एनवायरनमेंट में जा नहीं पाती है, तो फिर क्या होता है, तो धरातल के ऊपर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, या हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर बाई चांस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, अगर बाई चांस ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, तो इस एनवायरनमेंट का, इस अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो कहा जाता है कि लगभग -18 डिग्री सेल्सियस तक होता। तो -18 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग आराम से यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हमारे सर्वाइव करने के लिए, एनवायरनमेंट को संचालित करने के लिए इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बहुत जरूरी है। आया समझ में क्वेश्चन ये? अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। फूड चेन के बारे में इन्होंने पूछा है। तो आपको पता है कि सबसे पहले ग्रास होगी, ग्रास को ग्रास ऑपर खाएगा, ग्रास ऑपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खाएगी, आप ईगल खाएगी। अब देखो इस तीर का मतलब, अब देखो जैसे ये तीर इधर जा रहा है ना, जैसे ये जो एरो है, एरो का मुंह इधर है, इसका मतलब ये होता है कि ग्रास की जो एनर्जी है वो ग्रास ऑपर में आई है। अब यहाँ ये इधर है, इसका मतलब है ग्रास ऑपर की जो एनर्जी फ्लोग, मतलब जिधर इस एरो का मुंह ओपन हो रहा है, या जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है, उसका मतलब उस डायरेक्शन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे आप यहाँ देखो, फ्रॉग से जा रही है आपके स्नेक के अंदर, ये बात सही है, मतलब फ्रॉग को स्नेक खा सकता है। स्नेक से ईगल में जा रही है, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन क्या ईगल से ग्रास ऊपर में जा सकती है? क्या ईगल को ग्रास ऊपर खा सकता, नहीं खा सकता, तो ये गलत है। तो इसलिए अपना सही इसका ये हो जाएगा ना। तो इस फूड चेन से अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं ना, एक आगे और आएगा। ये तो आपके आया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। आगे अपने क्वेश्चन देखेंगे, वो आपके आएगा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में फूड चेन का सीक्वेंस क्या, वहां से पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा वापस इन्होंने। इन्होंने पूछा है कि शेषाचलम बायोस्फीयर अच्छा स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर है? तो पूछा कि जो शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसकी स्थापना एक तो कहाँ हुई थी और कब हुई थी, तो मैं बता देता हूँ। ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर हुई थी, और 2010 के अंदर। कहाँ और कब हुई थी? आंध्र प्रदेश के अंदर 2010 के अंदर हुई थी। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मैं वो बताता हूँ। अब जब बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व की, जो ध्यान रखना, जब बात आएगी बायोस्फीयर रिजर्व की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो सबसे पहले एक आपने पढ़ा होगा यूनेस्को, आप सबने पढ़ा होगा एक यूनेस्को, यूनेस्को आज पढ़ा होगा। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था MAB मैब। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपके चला था 1971। तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद MP में था या UP वाले किसी PGT में पूछा हुआ है कि यूनेस्को, सॉरी 2 क्वेश्चन आ रखे हैं कि मैम प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया, तो यूनेस्को के द्वारा। कब चलाया गया? 1971 के अंदर। तो यूनेस्को ने मैम प्रोग्राम 1971 चलाया।
जब ये प्रोग्राम चलाया, इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने ये बताया, इस प्रोग्राम इन्होंने बताया कि हमें बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करनी है। ये इन्होंने पूरे वर्ल्ड में बताया, लेकिन भारत में आपको पता है कि प्रोग्राम पहले चलेगा, उसके बाद में स्थापना धीरे धीरे होगी, हम लोग धीरे धीरे जागते हैं। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1986 के अंदर। अब वो कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है, जो भारत का जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपके है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ये आपके फर्स्ट है। ध्यान रखना ये कहाँ, ये मतलब किस किस अपने स्टेट के अंदर है, तो एक तो आपकी तमिलनाडु के अंदर है, एक ये केरला के अंदर है, एक आपके ये कर्नाटक के अंदर है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी हिल्स है। कब स्थापना की गई, 1986 के अंदर, ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि भारत में टोटल 2026 तक कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर जब टोटल की बात आती है तो अभी तक टोटल कितने, 18 है। तो अब पहले 17 थे, अभी 2011 में एक नया बना है, 2011 में नया बना हुआ है, नया बना 18वां। उस 18वें का नाम मतलब लेटेस्ट का नाम आपके पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, क्या नाम है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये शायद एमपी के अंदर है, फिर भी आप इसको क्रॉस चेक कर लेना कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। मुझे स्टेट मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बाकी नया वाला यही है जो आपके सबसे न्यू बना। अब देखो ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें से यूनेस्को की लिस्ट में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जब यूनेस्को की लिस्ट की बात आती है, जब यूनेस्को की, ये यूनेस्को करना है ना, जब यूनेस्को की लिस्ट की बात आती है तो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 है। इन टोटल 18 में से जो 13 है वो आपकी यूनेस्को की लिस्ट के अंदर है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 13वां अभी नया किसको शामिल किया गया है, तो आपने पढ़ा होगा अभी न्यूज़पेपर में आया था, कोल्ड डेजर्ट नेशनल, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये मेरे हिसाब से आपके हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में 2025 के अंदर इसको इसमें शामिल किया गया। आया समझ में। तो सबसे फर्स्ट कौन सा हो गया, नीलगिरी, अभी लेटेस्ट बनने वाला पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो अभी आपके 18वां बना था। उसके बाद जो 13वां बायोस्फीयर रिजर्व था जो आपके इसमें शामिल किया गया अभी लेटेस्ट, वो आपके था कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 2025 में शामिल किया गया। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो जो गल्फ ऑफ मैनार जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब मैं आपसे एक और बात बता देता हूँ, आप गूगल पे जाना या आपके पास जो नोट्स है, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनके स्टेट के नाम जान कर लेना। भाई देखो यहाँ इसने स्थापना पूछी है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने स्थापना के बारे में पूछा, तो ये स्थापना याद रहे ऐसी कोई नीड नहीं है, याद मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको स्थापना याद नहीं है तो भी आप क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर सकते हो स्टेट के अकॉर्डिंग। तो जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है आप उनके स्टेट को याद कर लेना, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। तो फर्स्ट मैंने बता दिया, नीलगिरी हिल्स आपके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के अंदर 1986 में इसकी स्थापना की गई। टोटल बायोस्फीयर जो इंडिया में 18 है, उसमें से 13 यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल किए गए हैं। यूनेस्को की लिस्ट में अभी जो नया शामिल हुआ 13वां, उसका नाम था कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, और उधर जो आपके हुआ है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, तो गल्फ ऑफ मैनार जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी के एग्जाम में पूछ रखा है या यूपी के पीजीटी एग्जाम में कि बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो यूनेस्को ने 1971 में MAB एक प्रोग्राम चलाया था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। उसके तहत भारत के अंदर 1986 में इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई। तो इससे बाहर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है कि बहुत बड़ा एक एरिया जिसको हमें जिसका हमें कंजर्वेशन करना है उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। बाकी और भी अलग अलग मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो यहाँ इसका ये हो गया। तो देखो ये दे रखा है नीलगिरी हिल्स 1986, ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ है, एक तो आपकी तमिलनाडु के अंदर है, केरला के अंदर और कर्नाटक के अंदर है। चलो अगले क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, कोई ज्यादा टाइम अपन इसके नहीं लगाएंगे, आपको पता है अप्रैल 1973। कमेंट बॉक्स में बताना किसने की थी ये ऑपरेशन टाइगर, के लिए कौन से साइंटिस्ट जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में उत्पादित बायोमास कहलाता है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कंफ्यूज। एक बार और बता देता हूँ, इस क्वेश्चन की हिंदी के ऊपर मत जाना,
इस क्वेश्चन की हिंदी पे मत जाना। अब देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, ये आप जिसको आता हो कर दो, जो इन क्वेश्चन में 99% बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखो एक शब्द दे रखा प्राइमरी प्रोडक्शन। इस प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल बायोमास, टोटल बायोमास प्रोडक्शन, टोटल बायोमास प्रोडक्शन मतलब टोटल बायोमास कितना बन जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक खेत है, ये एक कोई खेत है, एक खेत के अंदर एक एक स्पेसिफिक टाइम में, मतलब अब वो 1 साल हो सकता है, 6 साल या 5 महीने, 2 महीने, एक खेत में एक टाइम के अंदर, जैसे यहाँ मैंने माना कि 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम बायोमास बना, 1000 किलोग्राम बायोमास बना, तो इसको आप बोलोगे प्राइमरी प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो मतलब हम रेट नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि एक खेत के अंदर या टोटल बायोमास कितना बना है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर टोटल जो बायोमास बनता है ना, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। अब अगर कभी कभी इस क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना तो इसकी यूनिट पूछ सकते हैं, तो द प्राइमरी प्रोडक्शन की यूनिट आएंगे। अगर आपको यूनिट पूछे इसके वेट के अंदर, मतलब वजन में, तो वेट में इसकी यूनिट होगी आपके ग्राम इनवर्स। क्या होगी? ग्राम इनवर्स। अगर आपको यूनिट पूछे इसकी एनर्जी के रूप में, किसमें पूछे? एनर्जी के रूप में, तो एनर्जी के रूप में इसकी यूनिट आपकी होगी किलो कैलोरी, किलो कैलोरी इनटू मीटर्स इनवर्स। तो वेट में इसकी आपकी यूनिट होगी ग्राम इनवर्स, और अगर आपको इसकी यूनिट पूछे एनर्जी के रूप में तो किलो किलो कैलोरी मीटर इनवर्स। आया समझ में? डेफिनेशन क्या है प्राइमरी, इसकी हिंदी मत जाना, प्राइमरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन होगी टोटल बायोमास कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक एरिया के, ध्यान रखना ना, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर टोटल बायोमास कितना बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस रेट से बन रहा है, मैं कह रहा हूँ कितना बन रहा है एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में टोटल बायोमास कितना बन रहा है, कितना प्लांट द्वारा बनाया जा रहा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, एक ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर उस बायोमास के प्रोडक्शन की रेट क्या है। एक स्पेसिफिक एरिया में एक एक ईयर के अंदर उस एरिया में उस प्लांट के द्वारा वहां पर टोटल जो बायोमास बन रहा है उसकी रेट क्या है, वो किस दर से बन रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। है समझ में? अब सोचो हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है द अमाउंट ऑफ बायोमास, क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस। तो कोई यहाँ रेट पूछी है क्या? रेट नहीं पूछी है, मतलब बायोमास के प्रोड्यूस की अमाउंट पूछी है। प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया ओवर ए टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम एंड टाइम के साथ में पीरियड बाय प्लांट। तो हमें पता है कि यहाँ रेट कोई शब्द नहीं आया, जब रेट के बारे में नहीं पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर ऐसे पूछता ना कि इस बायोमास के प्रोड्यूस की रेट क्या होगी, तो अगर रेट आती बीच में तो हमारा आंसर होता प्रोडक्टिविटी। अब अगर क्वेश्चन को यू पूछ ले कि इस प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है, अगर आपको इसकी यूनिट पूछे प्रोडक्टिविटी की, तो ध्यान रखना, अगर वो पूछे वेट के रूप में, मतलब वजन के रूप में, तो कुछ नहीं, ये ध्यान रखना ग्राम इनवर्स, ग्राम इनवर्स। हम कह रहे पर ईयर, तो साथ में आएगा आपके ये ईयर, पर ईयर। अगर इसने पूछा एनर्जी के रूप में, मतलब ऊर्जा के रूप में, तो इस यूनिट को ध्यान करो, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी इंटू मीटर इनवर्स। पर ईयर हम बात करें तो ये आपको हो गया पर ईयर। तो आया समझ में? ये आपको पता ही है कि एनपीपी क्या है, जीपीपी माइनस आप उसका रेस्पिरेशन निकाल दो, पीछे बचेगी एनपीपी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ये आपके होती है एनिमल का बायोमास होता है। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ये एनिमल का बायोमास होता है, न कि प्लांट का बायोमास है। लेकिन यहाँ इसने किसका किसका पूछा है? प्लांट का पूछा है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनिमल का बायोमास होता है, और यहाँ आएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो ये भी डिफरेंट है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा कोई चीजें। अगर पूछे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो वो तो होगी प्लांट से संबंधित, अगर वो पूछे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो होगी एनिमल से संबंधित, क्योंकि प्लांट को एनिमल खाएगा, फिर एनिमल अपने वेट को बढ़ाएगा, फिर उस वेट को, फिर उस एनिमल को कोई और खाएगा, तो वो जो एनिमल जो प्लांट को खा के आया है, वो जो वजन बढ़ा रहा है, जो बायोमास बढ़ा रहा है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आया समझ में? अब देखो ये क्वेश्चन कितना सॉल्व हो गया, ये ऑप्शन तो पहले से कट हो रहे हैं, क्योंकि प्लांट का पूछा है, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, पीछे बचा आपके। अब बच्चे यहाँ आके कंफ्यूजन होते हैं कि इसका प्राइमरी प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्टिविटी। अगर हिंदी में पढ़ोगे तो दोनों में आपको कोई डिफरेंट नजर नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखना, कोशिश ये करना।
अगला क्वेश्चन सोल्व करो। पिरामिड ऑफ एनर्जी, अपन बिना को टाइम खर्च किए ऑलवे अपराइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर हम जाते हैं इकोसिस्टम के अंदर, तो एनर्जी का लॉस होता है 10%। इसलिए इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। बाकी वाले देख लेना है ना कि उल्टा किसका होता है, नंबर्स का कैसा होता है, बायोमास का कैसा होता है, पॉन्ड में कैसा होता है, किसी फॉरेस्ट का कैसा होता है, ये सब चीजें देख के जाना। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप है द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जिसको आता हो सोल्व कर दो, नहीं आता उसको मैं बता देता हूं। अब देखो सोइल पार्टिकल, सोइल पार्टिकल साइज, अगर सोइल के पार्टिकल की साइज छोटी होगी तो उस सोइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर सोइल की साइज छोटी होगी तो सोइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आती है क्ले सोइल। सबसे पहले कौन सी आती है? क्ले सोइल। क्ले सोइल, क्ले सोइल के बाद में, अच्छा क्ले सोइल, क्ले सोइल के बाद आएगी लोम सोइल, सॉरी स्लीट, इसके बाद स्लीट आएगी। क्ले के बाद आएगी स्लीट, स्लीट सोइल, स्लीट के बाद आपकी आएगी लोम, लोम सोइल, और लोम के बाद आएगी आपकी सैंडी। अब देखो ये मैं समझाता हूं अच्छे से आपको। सैंडी, जैसे जैसे मैं क्ले से सैंडी की ओर आऊंगा तो क्या क्या होगा? पार्टिकल की साइज बढ़ेगी, सोइल के पार्टिकल की साइज बढ़ेगी। जब पार्टिकल की साइज बढ़ रही है इसका मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो रही है। जब पार्टिकल की साइज बढ़ रही है इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। देखो जैसे एक तो ये सोइल है और एक ये सोइल है, ऐसे दूर दूर है। तो ये जो होती है ना, जिस सोइल के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं वो आपस में से चिपके हुए होते हैं, मतलब इन पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होता है। जब गैप नहीं होता है तो जो बरसात का पानी आया है वो यहाँ से धीरे धीरे आएगा नीचे, है ना, मतलब पानी को होल्ड किया जाता बीच में। लेकिन यहाँ पर तो कोई गैप ही नहीं है, तो पानी स्पीड में नीचे आ जाता ग्राउंड वाटर के रूप में। इसलिए यहाँ पर वाटर होल्ड कम होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन कम होगी, यहाँ पर पानी को होल्ड कम किया जाएगा, यहाँ पर पानी को होल्ड ज्यादा किया जाएगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने पर वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कम हो रही है। वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कम हो रही है क्योंकि साइज इसकी बढ़ रही है। जब साइज इसकी बढ़ रही है तो इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। अब अगर मैं इधर आऊंगा तो अगर मैं सैंडी से क्ले की ओर अगर मैं सैंडी से क्ले की ओर आता हूं तो क्या होता है? तो इधर आने पे साइज की मात्रा क्या हो जाती है? साइज, जो साइज है मतलब सोइल पार्टिकल साइज कम हो जाती है। जब पार्टिकल की साइज कम होती है तो इसके द्वारा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रकार में सर्वाधिक जल को धारण करने की क्षमता है? तो अब किसका, इसका क्या हो जाएगा? क्ले के अंदर ज्यादा, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी है, स्मूथ है, इसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये पास पास में चिपके हुए होते हैं। जब ये चिपके हुए होते हैं तो पानी जल्दी से नीचे नहीं जा पाता है। अब देखो ये जो लोम सोइल होती है ना, ये वाली जो लोम सोइल है, ये इस सोइल का मिक्स है, ये इस सोइल का मिक्सर रूप है, और ये सबसे बेस्ट सोइल है। कैसी है? ये बेस्ट सोइल है। इसका मतलब ये जो होती है ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए या खेती में सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि ये इन दोनों का मिक्सर रूप है। आया समझ में आपको क्वेश्चन ये? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करो। तालाबों में पादप पलवक कार्य क्या करते हैं? सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइटोप्लैंक्टन का पूछा तो आपको पता है कि फाइटोप्लैंक्टन प्लांट के अपने पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर या तालाब के अंदर एक प्रकार से प्लांट की तरह ये प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। और ये भी बता देता हूँ, ये जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये 50% CO2 को फिक्स करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं। कहने का मतलब मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो आपके पानी के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक, जैसे एल्गी है, जैसे आपकी ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ है, इनमें से सबसे अधिक आपकी एल्गी पाई जाती है। जब सबसे अधिक एल्गी है तो कहाँ होगी? वो सबसे अधिक पानी होता है भाई। थल तो कम है ना, जल हमारे पास ज्यादा है, तो सबसे अधिक जल पाया जाता है, जल के अंदर एल्गी ज्यादा पाई जाती है, और एल्गी को हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन।
तो सबसे अधिक ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है कि 50% CO2 को फिक्स कहाँ किया जाता है, तो वाटर के अंदर किया जाता है, महासागरों में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा। तो ये भी पूछ सकता हूं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए आपके, ये तो पूछा हुआ सेकंड ग्रेड के अंदर, यहाँ ये पूछा, इसका हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। द एफिशिएंसी ऑफ द इकोसिस्टम इज बेस्ट डेफिसिट बाय पिरामिड। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या पूछा है, इकोसिस्टम की एफिशिएंसी क्या होती है। अब देखो, जब जब बात आए ना इकोसिस्टम की एफिशिएंसी के बारे में ध्यान रखना, जब इकोसिस्टम की एफिशिएंसी की बात आती तो मैं इसको आपको समझाता हूं। जब जब इकोसिस्टम के एफिशिएंसी की बात आती हो, तो ये हमारा हो गया T1 ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। अब देखो, जैसे यहाँ पर अब आपको पता है कि ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे क्या प्लांट होते हैं, तो प्लांट ने जैसे यहाँ पर आपके टोटल आपकी एनर्जी बनाई 1000 किलो कैलोरी, कितनी बनाई, 1000 किलो कैलोरी। अब ये एनर्जी ट्रॉपिक लेवल 1 से सेकंड पे जाएगी, यहाँ जैसे रेबिट है, खरगोश है, गाय है, वो इस प्लांट को खाएंगे। तो हमें पता है कि लिंडमान का रूल आता है, लिंडमान का रूल कहता है यहाँ से जो एनर्जी सेकंड ट्रॉपिक लेवल वो केवल कितनी जाएगी, 10% जाएगी, कितनी जाएगी, 10%। बाकी जो 90% है वो यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। तो अब इस 1000 का 10 क्या होगा, 100 होगा, ये हो गया 100 किलो कैलोरी। फिर ये होता है जब नेक्स्ट टॉपिक लेवल जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ये जाएगी 10%, यहाँ पर भी ये जाएगी 10%, तो 100 का 10% क्या होगा, तो हमें पता है ये हो जाएगा 10 किलो कैलोरी। तो 10 किलो कैलोरी, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन किया गया था। अब ये धीरे धीरे आगे होती हुई, जब जैसे जैसे एक टॉपिक लेवल से हम दूसरे टॉपिक लेवल पर जाएंगे, तो 10% एनर्जी का ये ट्रांसफर होता है। इसको बोलते हैं लिंडमान का रूल, क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। तो अब क्वेश्चन है इकोसिस्टम की एफिशिएंसी। जब भी इकोसिस्टम की एफिशिएंसी की बात आती है, फिर इसने पूछा है कि पिरामिड के द्वारा आपको बताना है, एक पिरामिड के द्वारा ना, ये पूछा ना पिरामिड। अब आपने पढ़ रखा होगी पिरामिड बायोमास का भी होता है, नंबर का भी होता है। तो अगर इकोसिस्टम की एफिशिएंसी पूछा है तो सबसे बेस्ट होती, आपको एनर्जी के रिगार्डिंग बताना है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर होने वाले स्थानांतरण को हम कहते हैं इकोसिस्टम की एफिशिएंसी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया। तो बायोमास की तुलना में और नंबर की तुलना में एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक इकोसिस्टम के लिए, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी। इसका आया समझ में। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम एफिशिएंसी, तो एक इकोसिस्टम के अंदर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर होने वाली एनर्जी की ट्रांसफर, होने वाली जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम एफिशिएंसी। मतलब कितनी एनर्जी आगे जा रही है उसको बोलेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को आपको लेना एनर्जी से, आया समझ में। ई से एफिशिएंसी, ई से एनर्जी, ई से इकोसिस्टम। अच्छा क्वेश्चन था ये लो वापिस बिल्कुल देखो, मैंने कहा था ना, अभी हमने पीछे देखा था टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम से आया था फूड चेन के बारे में, यहाँ इन्होंने पूछा है एक्वाटिक इकोसिस्टम की फूड चेन के बारे में। तो आपको पता है सबसे पहले बनेगा फाइटोप्लैंक्टन, उसको खाएगा जू प्लैंक्टन, उसको खाएंगे इंसेक्ट, उसको खाएंगे फिश। ये सब आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। बाकी वाले देख लो, एक भी मतलब सही मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, चले आगे। ये है प्रवास के पश्चात, सॉरी, सक्सेसफुल स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए माइग्रेटेड स्पीसीज इन ए न्यू एरिया इट टर्म्ड एज। बताओ, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, है आपके एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। अगर आपने सक्सेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसको पढ़ो, फिर मैं आपको ये बता देता हूं। देखो इधर आपने पढ़ा होगा टॉपिक सक्सेशन। क्या टॉपिक है, सक्सेशन, सबने पढ़ा होगा। इस सक्सेशन के अंदर कुछ कुछ स्टेप आते हैं ना, इसमें कुछ क्या आते हैं, स्टेप आते हैं। तो इसके स्टेप के रूप में सक्सेशन में सबसे पहला स्टेप होता है नूडेशन। क्या होता है, नूडेशन। अब मैं देखो, मैं ये शॉर्ट लिख रहा हूँ ना, फर्स्ट स्टेप है नूडेशन, उसके बाद सेकेंड होता है आपके माइग्रेशन, थर्ड होता है इक्केसिस, थर्ड है इक्केसिस, और फोर्थ होता है आप इक्केसिस के बाद में कंपटीशन, और सबसे लास्ट होता है आपके स्टेबलाइजमेंट, या आप इसको बोल सकते हो क्लाइमैक्स।
मैंने शॉर्ट लिखे है, वापस देखो न्यूडेशन, एम का मतलब माइग्रेशन यहाँ है नहीं, ई का मतलब इक्केसिस, सी का मतलब कंपटीशन, और एस का इसका मतलब क्लाइमैक्स, ये आपके लास्ट वाला। देखो ये स्टेप होते हैं एक सक्सेशन के। अब देखो इसमें क्या है, इसको सोचो, क्वेश्चन क्या पूछा आपको बाद में देखना, पहले इसको समझो। जैसे न्यूडेशन का मतलब होता है, जैसे ये कोई एरिया आएगा ना, ये कोई एरिया है, ये एरिया पूरा खाली हो गया, एक भीड़, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एनवायरनमेंट नहीं है, ना कोई वेजिटेशन है, कुछ भी नहीं है, मतलब खाली एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूडेशन। इसको बोलेंगे न्यूडेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, किसी भी एरिया का पूरी तरीके से खाली हो जाना, उसको बोलेंगे न्यूडेशन। अब इधर से हवा चली, ये कोई दूसरा एरिया है, यहाँ पे ये कोई प्लांट है, इस प्लांट की ये सीड है, यहाँ से हवा चली, ये सीड यहाँ से उड़कर, कोई एक सीड हवा से उड़ता हुआ आपके यहाँ आके इस एरिया में आके गिर गया, गिर गया। ये सीड हवा से, किसी दूसरे एरिया का सीड हवा से उड़कर आपके इस जो जो एरिया बिल्कुल न्यूड हो रखा था वहां आके गिर गया, इसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। तो ये आपके सेकंड स्टेप हो गया माइग्रेशन। तो इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे प्रवास होना, तो ये हो गया, तो सीड यहाँ आके माइग्रेट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, सीड यहाँ आया, धीरे धीरे ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इस सीड का हो जाएगा जर्मिनेशन। क्या होगा, इस सीड का होगा जर्मिनेशन, इस सीड का, इस बीज का, ये बीज अंकुरित होगा, जर्मिनेट होके ये सीड थोड़ा बड़ा होगा, ये धीरे धीरे करके बड़ा होगा, इस सीड में रिप्रोडक्शन होगा, ये सीड जनन करेगा, जनन करके ये दूसरे और सीड बनाएगा, ये दूसरे और सीड बनाएगा। इसका मतलब एक सीड जो उड़ के आया था, उस सीड ने यहाँ आकर जर्मिनेशन किया, मतलब वो उसने खुद को अंकुरित किया, फिर इसने यहाँ खुद को स्थापित किया, मतलब इसने क्या किया, खुद को यहाँ पर इसने इस सीड ने खुद को यहाँ पर स्टेबलाइज किया, खुद की यहाँ पर इसको स्थापित किया। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो इस सीड ने खुद को स्टेबलाइज किया, उसके बाद इसने जनन किया, जनन करके इसने कई सारे सीड बनाए। जब इसने कई सारे सीड बनाए, तो ये सारे के सारे सीड किसमें हो गए, इन सारे सीड से प्लांट बन गए। क्या बन गए, प्लांट। अब इन प्लांट के बीच में होगा कंपटीशन, अब इन प्लांट के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब जो प्लांट ज्यादा डोमिनेट होगा, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जल्दी चेंज हो जाएगा, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज करेगा, वो आपके हो जाएगा स्टेबलाइजमेंट, या वो बन जाएगा क्लाइमैक्स के अंदर काउंट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रवास के पश्चात, माइग्रेशन के पश्चात, इसको हिंदी में बोलते प्रवास, माइग्रेशन के पश्चात एक जाति के नए क्षेत्र में, एक जाति के नए क्षेत्र में सफल स्थापना को क्या कहेंगे। मतलब इस सीड के या इस स्पीसीज के माइग्रेशन के बाद भी इस नए क्षेत्र के अंदर स्थापित होने को क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा था इसको हम बोलेंगे इक्केसिस। इसको हम क्या क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इक्केसिस। इक्केसिस के बाद में ये खुद को स्थापित करेगा, स्थापित करके नए सीड बनाएगा, तभी और प्लांट बनाएगा, तो उनके बीच होगा कंपटीशन। फिर जो प्लांट ज्यादा डोमिनेट होगा, जो मजबूत होगा, जो हेल्दी होगा, वो फिर क्लाइमैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आया समझ में, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था इक्केसिस के बारे में। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजातियां जल कर्मक की निम्न अवस्था को दर्शाती है। आपने सक्सेशन पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा हाइड्रोस्फीयर के बारे में, मतलब एक्वाटिक सक्सेशन। तो देखो एक शब्द आया सबमर्ज स्टेज। इस सबमर्ज स्टेज का मतलब होता है, जैसे ये आपके कोई पॉन्ड है ना, ये इस पॉन्ड में या वाटर है, अब देखो ये कोई पॉन्ड है, शब्द आ रहा है हाइड्रोस्फीयर, कहीं आया नहीं, हाई हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है कि जल में होने वाला सक्सेशन। जैसे ये कोई एक वाटर बॉडी है, अब यहाँ से क्या, इस पानी के अंदर धीरे धीरे इस जल का फॉरेस्ट में कन्वर्ट होना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 33 महासागर था, या जैसे आप देख लो आपके गाँव में कोई, जैसे हमारे कोई एक कोई पानी का छोटा सा तालाब होता है, धीरे धीरे वहां पे कई सारे प्लांट लगते हैं, तो उस वाटर बॉडी का धीरे धीरे फॉरेस्ट में कन्वर्ट होना, उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी जब ये धीरे धीरे कई हजारों सालों के बाद में जब ये फॉरेस्ट में कन्वर्ट होगी, तो इसमें सबसे पहले जो प्लांट बनते हैं उसको बोलेंगे सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो जल के अंदर पाए जाते हैं, जो जल के अंदर पाए जाते हैं, ना तो जल के बाहर है, मतलब जल के अंदर डूबे हुए प्लांट, उसको बोलेंगे सबमर्ज प्लांट। तो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो सबमर्ज स्टेज होती है उसके अंदर कौन से प्लांट होते हैं। तो उसके अंदर 4 प्रकार के प्लांट आपको नाम ध्यान रखने हैं। एक आपके होता है यूट्रिकुलेरिया, इलोडिया, इसके अलावा एक आपने पढ़ा होगा हाइड्रीला, हाइड्रीला, और एक आपके होता है वेलिसिनेरिया। क्या होता है,
वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया। तो ये जो अट्रिकुलेरिया, इलोडिया और हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया ये सब सबमर्ज प्लांट है। मतलब ये जब ये एक्वाटिक वाटर बॉडी धीरे धीरे फॉरेस्ट में कन्वर्ट होगी तो जो सबसे पहले स्टेज आती है सबमर्ज स्टेज, ये आपके यहाँ पर पाए जाएंगे। अब सबमर्ज के बाद में आती फ्लोटिंग, फिर ये प्लांट धीरे धीरे इन प्लांट की डेथ होगी। जब इन प्लांट की डेथ होगी तो ये प्लांट यहाँ आके जम जाएंगे। भाई जब डेथ होगी प्लांट यहाँ जम जाएंगे, यहाँ थोड़ा नीचे कीचड़ बनेगा, थोड़ा दलदल बनेगा, फिर यहाँ दूसरे प्लांट आएंगे, फिर वो प्लांट थोड़े लंबे होंगे, दूसरे प्लांट। अब वो प्लांट, इनकी रूट तो नीचे होगी लेकिन ये प्लांट वाटर बॉडी के ऊपर ऐसे फ्लोट करेंगे, मतलब जैसे ये तैर रहे हो। तो यहाँ पर जो आपके प्लांट आते हैं वो आपके प्लांट होते हैं आइकोर्निया और ट्रापा होता है। आया समझ में? तो दूसरी स्टेज होती है फ्लोटिंग स्टेज। अब हो सकता है कि आपको इस नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर फ्लोटिंग स्टेज के अंदर कौन कौन से प्लांट होते हैं, तो आइकोर्निया पाया जाता है और ट्रापा पाया जाता है। इस प्रकार से इसके बाद में आएगी रीड स्वयं स्टेज, उसके बाद में आएगी आपके शेडेड मिडो स्टेज, और सबसे लास्ट में आती है वुडलैंड या क्लाइमैक्स स्टेज। तो ये सक्सेशन के अंदर आता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये थोड़ा, अब देखो ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा फैक्ट के ऊपर, अगर आपको ये पता है फैक्ट तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ के आना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वास्तव में आ रहा है तो ही सोल्व करना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके अट्रिकुलेरिया, सॉरी यूट्रिकुलेरिया, इलोडिया, और अगर ये नहीं हो तो फिर हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया भी इसके अंदर आते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। चरम समुदाय का मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, ये लो वापिस क्वेश्चन आया सक्सेशन का। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज प्रपोज बाई। तो सक्सेशन के अंदर थ्योरी आती है आपकी क्लाइमैक्स से रिलेटिव। तो क्लाइमैक्स थ्योरी जो है, मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी किसने दी थी? इसमें दो तीन आती थ्योरी, एक आती है मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी और एक आती है पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी। तो मैं बता देता हूँ, ये तो आपको पता है, टेंसलर ने इकोसिस्टम दिया था, विटेकर ने क्या दिया मुझे ये बताना। उसके बाद में ये जो आपके जो चैंपियन था, इन्होंने जो इंडियन फॉरेस्ट है, जो इंडियन फॉरेस्ट है, इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया। क्या किया इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया था। पीछे हमारे पास एक ही बचा क्लीमेंट्स, तो क्लीमेंट्स ने दी थी मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या होती है ये सब आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा, कुछ नहीं इसमें। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दी थी, वो भी सक्सेशन से रिलेटिव है। ये है मोनोक्लाइमेक्स, क्लीमेंट ने दी थी, और दूसरी थ्योरी है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। वो देने वाला साइंटिस्ट कौन था मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आपने सक्सेशन को अच्छे से पढ़ा है। ये सब PYQ है, एक भी क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनअपघटनीय है? तो आपको पता है ये कपड़ा होता है, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ में ये अपघटन हो जाता है। लेदर का भी हो जाता है, लकड़ी का हो जाता है, लेकिन लेड, ये आपके शीशा PB लेड जो होता है, इसका टाइम के साथ में अपघटन नहीं होता है, तो लेड आपके इसमें आएगा। इसको सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपको, बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में पूछा है। तो जिसको आता हो सोल्व करो, नहीं आता उसको मैं बता देता हूं। जब बात आती है बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल, अब देखो इकोलॉजी के अंदर बायो जियो केमिकल साइकिल दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है गैसियस, एक होती है गैसियस साइकिल, एक होती है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल कौन कौन साइकिल है? एक है गैसियस, एक है सेडिमेंट्री साइकिल। अब देखो गैसियस साइकिल का एग्जांपल है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन। और आपके सेडिमेंट्री का एग्जांपल हो जाएगा फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल। इसका जो रिजर्वोयर होता है, इसका जो रिजर्वोयर मतलब ये कहां पर भंडारित होती है, रिजर्वोयर मतलब ये कहां पर भंडारित होती है। तो आपको पता है कि कार्बन है वो वातावरण में होगी, नाइट्रोजन भी वातावरण में होगी और ऑक्सीजन भी वातावरण में होगी। तो ये तो आपके पाई जाती है वातावरण के अंदर, मतलब एनवायरमेंट के अंदर। तो गैसीय साइकिल का जो रिजर्वोयर होता है, जो भंडारित स्थान होता है, वो आपको होता है वातावरण होता है। जो सेडिमेंट्री साइकिल जैसे फॉस्फोरस और जो सल्फर है, इनका जो रिजर्वोयर होता है, जो इनका जो भंडारित होता है, वो आपके जो रॉक होती है, जैसे आपकी चट्टान है उनकी, मतलब सेडिमेंट के अंदर, जैसे अवसादी चट्टानें होती है, रॉक है, और आपके इसके अलावा माउंटेन है, ये वहां पे पाई जाती है। तो आया समझ में आपको ये?
तो यहाँ क्या पूछा है, अवसादी चक्र मतलब सेडिमेंट्री साइकिल, तो आप देख लो इसका हो जाएगा फॉस्फोरस। ये तीनों कैसी है, गैसियस साइकिल है। वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, द ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट ऑफ एयर आर। एक शब्द को आप पकड़ लो, आप इस पकड़ लो, ऑर्गेनिक का मतलब क्या, आप इसको पकड़ लो। अब देखो ऑर्गेनिक एक आया, इस ऑर्गेनिक का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन पाया जाता हो। तो आप देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पाया जाता है, चलो ठीक है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में कार्बन नहीं होता, इसका मतलब ये गलत है। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें भी कार्बन नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें भी कार्बन नहीं, ये भी गलत हो गया। ओजोन वैसे भी नहीं है। देखो यहाँ आता हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर कार्बन पाया जा रहा है, इसका मतलब ये हमारे हो जाएगा एक प्रकार से ये एक ऑर्गेनिक गैसेज है। अब जो ये है इसकी PAN, PAN पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, क्या इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई एग्जाम के अंदर, अभी जस्ट आगे वाला एक अपने एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछ रखी है पेन की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। पी का मतलब हो जाएगा पर ऑक्सी, ए का मतलब हो जाएगा एसिटाइल, और एन का मतलब हो जाएगा नाइट्रेट। अब देखो पेन होता क्या है, पेन जो होता है ये एक प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट है। कैसा है, ये एक प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट है, ये मतलब एक वायु प्रदूषक होता है। और ये जो होता है ये एक फोटोकेमिकल स्मोक का घटक है। फोटोकेमिकल 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 स्मोक का घटक होता है। किसका है, फोटोकेमिकल स्मोक, ये स्मोक का घटक होता है। अब देखो स्मोक का मतलब क्या, स्मोक का मतलब इस इसमें दो शब्द है, एक होता है स्मोक, इसमें इस स्मोक का मतलब होता है स्मोक यानी कि धुआं, स्मोक। और इसमें ये तो पीछे जी आ रहा है, इसको हम लेंगे फॉग से, है ना, फॉग, फॉग यानी कोहरा। तो जब धुआं और जब कोहरा आपस में मिलता है उसको बोलेंगे स्मोक। अब जो स्मोक होता है वो आपको होता है दो टाइप का, एक होता है क्लासिकल स्मोक और एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक। अपन क्लासिकल स्मोक को बोलेंगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है लंदन स्मोक, और इसको शायद बोलते हैं लॉस एंजल स्मोक, ऐसा कुछ है, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, जो लॉस एंजल स्मोक होता है जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं, उसका घटक होता है आपके पेन होता है। और ये जो पेन होता है ये एक प्रकार से सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर, उसमें 4 ऑप्शन थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल है, तो उसमें एक था पेन। तो ये आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल है। अब आपने पढ़ा होगा कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है और कैसे बनते हैं, ये सब आपको पता होगा। उसके बाद में तो ये फोटोकेमिकल का है, तो इसका ये हो जाएगा। तो आया समझ में, हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रोजन साइनाइड। और जो पेन होता है ये एक प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट है, मतलब ये वायु के अंदर पाया जाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अवसादी क्षेत्र के लिए दिन एवं रात्रि के परिवेशीय सौर मानक क्रमश है। तो कुछ नहीं, ये आप अगर थोड़ा अनुमान लगाओगे तो ये ऑप्शन से भी सोल्व हो जाएगा, अगर आप थोड़ा अच्छे से करोगे तो ये। अब देखो इसको, एक बोर्ड है जिसका नाम है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आया समझ में, CPCB। इस बोर्ड ने कहा कि डे के अंदर 6 AM से लगाकर, मतलब सुबह के 6 AM से लगाकर नाइट के 10 बजे तक, 10 PM तक जो आवाज होनी चाहिए उसकी जो मात्रा है वो 55 डेसिबल, कितनी है, 55 डेसिबल, 55 डेसिबल है ना, 55 डेसिबल। फिर उन्होंने कहा कि नाइट के अंदर वापिस 10 PM से सुबह के 6 AM तक ये आपके वॉइस की जो होनी चाहिए वो आप बताएंगे 45 डेसिबल, कितनी होनी चाहिए, 45 डेसिबल। तो सोल्व कर दो, दिन एवं रात्रि के अंदर साउंड की क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तो साउंड का जो आपके है डे के अंदर होनी चाहिए 55 डेसिबल। तो ये आपके डे के अंदर 55 डेसिबल और नाइट में 45, तो इसका हो जाएगा ये। अब ये तो आपके बहुत ज्यादा होती है तो आपको नहीं सुननी चाहिए ये। तो ये आपके डॉप्सन यूनिट आती है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि साउंड को मापने की क्या, तो सॉरी अपने वो उसमें आ रखा है ना कि अपन उसमें देखते हैं ना कि ओजोन के, ओजोन को मापने की यूनिट क्या होती है, तो ओजोन को मापने की यूनिट होती है वो आपके डॉप्सन यूनिट, शायद डॉप्सन होती है ना, डॉप्सन यूनिट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम रेबिट एक्ट एज ए, अब मैं इसमें क्या बताऊं, आप सबको पता है कि रेबिट क्या काम करेगा। तो रेबिट आपको पता है एक प्रकार का प्राइमरी कंज्यूमर होगा। क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। तो बताओ प्रोड्यूसर क्या होगा? जो प्लांट होगा, यहाँ पर आपके प्लांट होते हैं ग्रीन प्लांट, ये प्रोड्यूसर होगा। इस प्लांट को कौन खाएगा? इस प्लांट को खाएगा रेबिट खाएगा। इस प्लांट को रेबिट खाएगा। और रेबिट को कौन खाएगा? जैसे मानते हैं रेबिट को आपके, जैसे लोयन ने खा लिया ना, तो रेबिट को जैसे लोयन ने खा लिया, तो प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, रेबिट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट को खाते हो, मतलब जो शाकाहारी होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसको कौन खाएगा? इसको खाएगा लोयन, ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर जैसे आपके वायरस है, बैक्टीरिया है, जब इन सब की डेथ हो जाएगी तो इनके ऊपर काम करेगा डिकम्पोजर। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब डिकम्पोजर होते हैं। आया समझ में? इसका हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखो निम्नलिखित में से राजस्थान के हॉटस्पॉट, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे हो गए कंफ्यूज कि राजस्थान में हॉटस्पॉट ही नहीं है, फिर क्वेश्चन क्यों पूछा। तो देखो हॉटस्पॉट की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, वहाँ हॉटस्पॉट की आपने डेफिनेशन ये पढ़ी होगी कि ऐसे एरिया जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है उसको बोलेंगे हॉटस्पॉट हम। आया समझ में? तो आपने हॉटस्पॉट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? तो इस देखो ये देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि राजस्थान में हॉटस्पॉट ही नहीं है। तो ये हमें भी पता है, ये सबको पता है राजस्थान हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन आपने हॉटस्पॉट की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि ऐसे एरिया जहां पर बायोडाइवर्सिटी हाई होती है उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। अब आप देख लो इन चारों ऑप्शन में से किसकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा हाई है। भरतपुर लेक ठीक है, सरिस्का फॉरेस्ट ये भी ठीक है, थार डेजर्ट। अब यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे भी भरतपुर है, यहाँ भी सरिस्का है, लेकिन यहाँ पर आपसे आ रहा है ताल छापर। ताल छापर की तुलना में थार डेजर्ट के अंदर मतलब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका 1 नंबर सही है कि भरतपुर लेक, सरिस्का फॉरेस्ट एंड जो थार का जो आपके जो डेजर्ट है वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट बोल सकते हैं, राजस्थान के बोल सकते हैं। फिर ये आपके सांबर लेक, ये सिरोही फॉरेस्ट, ये सब कुछ नहीं है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। इसको सॉल्व करो। ये वापस आपके जीके वाले क्वेश्चन आ गए जो आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तारगढ़ तारगढ़ रोयली, टोडगढ़ रोयली, टोडगढ़ रो, टोडगढ़ राउली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया इज लोकेटेड इन द अरावली रेंज पासिंग थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट। आपने जीके में खुद पढ़ा होगा कि जो टोडगढ़ अरावली वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके अजमेर, पाली और राजसमंद में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? अजमेर, पाली और राजसमंद के अंदर है। फिर भी एक बार देख लेना, जहां तक मुझे याद है तो इसका यही है, अजमेर, पाली और राजसमंद के अंदर। भीलवाड़ा तो कहीं नहीं आना, ये सही, इसका अजमेर के अंदर, पाली के अंदर और राजसमंद के अंदर पाया जाता है। देख लेना एक बार, ये एक बार आप वापस चेक कर लेना ना, जहां तक मुझे तो पता है इसका यही है। फिर भी देख लेना अजमेर, राजसमंद कहीं उदयपुर नहीं है, इसको एक बार चेक कर लेना। बाकी मेरे अनुसार ये इसका अजमेर, पाली, राजसमंद। फिर भी जीके वाली बुक जो आप पढ़ रहे हो जियोग्राफी, वहाँ जो लेटेस्ट क्या क्या उसमें है, क्योंकि अभी जिले चेंज हुए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जैसे ब्यावर भी आ सकता है, कुछ चेंज हुआ हो तो देख लेना आप इसको। बाकी ये अपने बायोलॉजी का PYQ है। ये रहा हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रजाति भारत में विशिष्ट या देशी है? इंग्लिश पढ़ो भाई। अच्छा, कौन सा एंडेमिक प्लांट है, ये पूछा क्वेश्चन के अंदर। अब देखो एक मैं और बात बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो छोड़ के आना। ये क्वेश्चन वो होते हैं जिनको आपको छोड़ के आना होता है, इनको करके नहीं आना होता है, लेकिन हम तो भी करके आते हैं। हमें हमें ऐसे लगता है कि हमने ये पढ़ रखा है, लेकिन अब इसमें क्या लगेगा, सब एक जैसे है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चन हमें ऐसे लगते हैं जैसे हमें आते हो, लेकिन बाहर से दिखते सिंपल, लेकिन मैक्सिमम के क्वेश्चन गलत होते हैं। इसलिए अगर आपको परफेक्ट पता है तो ही करके आना। बाकी प्लांट की डाइवर्सिटी इतनी सारी पड़ी, आप कहाँ कहाँ याद रखोगे। इसने तो पूछा है भारत की, हमें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पता नहीं। अब अगर मैं आपको पूछ लूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी एंडेमिक स्पीशीज, कोई मुझे 2 नाम बता दो, आप नाम नहीं बता पाओगे। इसलिए जब हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की नहीं पता है, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया करो अगर आपको परफेक्ट वे में नहीं आ रहा है तो। अब देखो RPC ने इसका आंसर आपके माना है, ये आपके फेरोनिया, लिमोनिया एंड वाइटेक्स निगुंडो। अब मैंने इसको जैसे कोई जो टेक्सोनोमी PhD कर रखे जो प्रोफेसर है, मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा कि इसका आंसर ये होगा, बॉम्बेक्स मेलाम्ब्रिकम एंड, नहीं सॉरी, उन्होंने बताया था मुझे, उन्होंने मुझे इसका बताया था, हाँ इसका शायद ये बताया था, बॉम्बेक्स मेलाम्ब्रिकम फाइकस फ्यूमिला एंड कॉपी।
आरपीसी ने माना 3 नंबर, लेकिन जो इसके ऊपर काम कर रही है, जो टेक्सोनोमिस्ट है, जो सीनियर प्रोफेसर है, जो अपने आपके ये टेक्सोनोमी के फील्ड के, उन्होंने बताया इसका 4 नंबर सही है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे लिए सब सही है, क्योंकि हमें न ये मुझे आता है और मुझे पूरा विश्वास है न ये आपको आता होगा, मुझे ये भी पूरा विश्वास है ये मैक्सिमम स्टूडेंट और मैक्सिमम टीचर को नहीं आता, क्योंकि ये पढ़ने की चीज़ें है ही नहीं। ये जो इसके ऊपर पूरा काम करते हैं, ये उन वो लोग भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब आरपीएससी इसको 3 मान के बैठी है, जो लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं अगर अपने थोड़ा बहुत, वो इसका 4 मान रहे हैं। तो आपसे मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर परफेक्ट नहीं पता ऐसे क्वेश्चन पे कंट्रोल करना, कि ऐसे क्वेश्चन में गलत होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन गलत जाते हैं। या तो किसी भाई जैसे पिछली बार आया था तभी क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ था, और अगर इस बार आ जाए ऐसा एंडेमिक स्पीशीज का, अगर आपको परफेक्ट नहीं आ रहा तो उसको आप छोड़ के आ जाना। फिर भी आपको लगता है कि हमको आता है, तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, आपके डिस्ट्रिक्ट की मुझे कोई 2 या 3 एंडेमिक स्पीशीज के नाम लिख के बता देना बिना गूगल किए। तो अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। रिवीजन करते रहिए, वापस से बता रहा हूँ, क्लास उस टाइम देखनी है जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो, उस टाइम इस क्लास को देखना आप, और वो भी 2x करके। लिखना लिखना कुछ नहीं है, केवल देखना। देखना इसलिए कि आपके अंदर डर है एग्जाम को लेके, वो आपसे बाहर आ जाए। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ये हमने इकोलॉजी के हमने 2 पेपर सोल्व किए ना, 2011 और 13 वाला। अब हम सॉल्व करेंगे आगे वाले पेपर अगली क्लास के अंदर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम अच्छे से दिए। थैंक यू।